वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। उसका हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 में जितना भी पढ़ा उसके बाद का आज हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जल्दी से देख लीजिए, तभी आपको इसका सेकेंड पार्ट जो है वो समझ में आएगा। आज हम इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स एंड बेस पढ़ेंगे कि जो मेटल कार्बोनेट है वो एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब मेटल कार्बोनेट्स को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोल सकते हैं, बात दोनों की सेम ही पड़ेगी। अब सबसे पहले हम एसिड्स में देखते हैं। तो एसिड में हमारे पास जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें उसका प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका एग्जाम्पल है 2HCl प्लस Na2CO3। Na2CO3 हमारा हो गया मेटल कार्बोनेट और 2HCl हमारा हम तो जानते ही हैं ये एसिड होता है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सॉल्ट यानी कि NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब आपको अगर इस इक्वेशन में खाली रिएक्टेंट दिया होता और आपको कहा होता कि आप इसका प्रोडक्ट बनाइए तो आप कैसे बनाते? मैं आपको एक इसका इजी तरीका बताती हूँ। अगर आपको पता है कि इसमें हम इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के तौर पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, तो हम पीछे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख सकते हैं, बाकी जो बचा उसको हम एक साथ लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट। जैसे कि ये रहा NaCl। जब मैंने H2O को निकाल लिया अलग से और CO2 को अलग से निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा, 2Na और Cl2। तो दोनों को मैं 2NaCl बोल सकती हूँ और इसीलिए मेरा हो गया सॉल्ट। तो ये बात तो आई समझ में। इसका दूसरा नीचे देखिए, सेम एग्जाम्पल है HCl प्लस NaHCO3। अब इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है, उसमें भी बात दोनों की सेम पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो HCl प्लस NaHCO3 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ऐसे ही आप यहाँ पे बेस में देखिए, बेस में जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ बेस को रिएक्ट कराएंगे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कर सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है, तो वो कैसे मिलेगी, हम इसमें लाइम वाटर डाल देंगे। आगे चलते हैं, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CaCO3 प्लस H2O और ये हमारा है लाइम वाटर। When excess CO2 is passed, इसमें जो CO2 है वो पास्ड हुई है, हमें बात पता चल गई। आगे देखिए CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इनका जब रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा CaHCO3 और ये मिल्कीनेस डिसअपीयर्स है। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। विद ईच अदर का मतलब है कि एसिड और बेस दोनों जब रिएक्ट करेंगे एक साथ तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा। जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा सॉल्ट और वाटर यानी कि H2O। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ रखा है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि वो जो नेचर है वो एसिडिक हो ज़्यादा और ना ही बेस हो, वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल यानी कि बीच का, मीडियम। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस को साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH। इनको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा NaCl प्लस H2O यानी कि सॉल्ट और वाटर। इफ़ अब यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशंस दे दी है और हमें इसके बारे में बताया गया है। ये सभी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो हमें इसके प्रोडक्ट में मिलेगा एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड को कर रहे हैं और वीक बेस को कर रहे हैं तो हमें हमेशा एसिडिक सॉल्ट ही मिलेगा, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा तो ज़्यादा है।
ऐसे ही अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा विद वाटर। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो हमें दोबारा से न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो इसमें दोनों की पावर न्यूट्रल हो जाएगी। ऐसे ही जब वीक एसिड और वीक बेस दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें दोबारा से न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और रिएक्शन आया है, इसमें हमें करना है मेटलिक ऑक्साइड के साथ एसिड को, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपको मैं बता दूं कि जो मेटलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। तो अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाएं, हमने पहले पढ़ा था ऊपर कि जो एसिड और बेस है अगर वो साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें वो प्रोडक्ट के तौर पर क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर देंगे। तो ऐसे ही जब मेटलिक ऑक्साइड और एसिड साथ में मिलकर रिएक्ट करेंगे तो दोबारा से वो हमें सॉल्ट और वाटर ही देंगे। ये बात तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और इसका एग्जाम्पल है मेटलिक ऑक्साइड्स का CaO, MgO आर बेसिक ऑक्साइड्स। ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं यानी कि मेटलिक ऑक्साइड्स। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, CaO प्लस 2HCl को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें देगा CaCl2 प्लस H2O। अब CaCl2 क्या होता है, सॉल्ट, और H2O हमारा वाटर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया जिससे आपको याद करने में आसानी होगी कि अगर हम किसी चीज़ को रिएक्ट करा रहे हैं तो उसके बाद फिर वो उसको प्रोडक्ट हमें वो क्या दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ऊपर में, ये टेबल में नहीं है ऐड, नीचे का है। ऊपर में देखते हैं, ऊपर में हमें दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, नॉन मेटेलिक, देखो जब मेटेलिक जो है वो तो हमें पता चलेगा कि वो बेसिक है नेचर में, तो जो नॉन मेटेलिक है वो हमारा एसिडिक होता है नेचर में। तो जब हम एसिड और बेस को करेंगे तो दोबारा से हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स में बताना, इसे मैं नहीं बताऊंगी। एग्जाम्पल देखो आगे, CO2 प्लस CaOH2 का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट में CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 हमारा होता है सॉल्ट और H2O हमारा वाटर। आगे अब टेबल में आइए, यहाँ पे है रिएक्शन ऑफ एसिड। अब जो रिएक्शंस एसिड किस किस के साथ करता है तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। अगर एसिड मेटल के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर को H2O भी लिखते हैं। जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो दोबारा से हमें सिमिलर चीज़ मिलेगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों सेम ही होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें सेम मिलेगा। अब रिएक्शन ऑफ एसिड को जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्यों मिलेगा ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपने आप को टेस्ट करने के लिए। आगे देखिए, जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं बेस का इन सभी चीज़ों के साथ तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिल रहा है, इसका मैंने आपके लिए टेबल बनाया है। हम ये पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये अच्छे से याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, मैंने इसलिए दोबारा एक साथ लिख दिया है सारी चीज़ों को, तो आपको आसानी होगी। आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और आप जब कॉपी उठाएंगे तो आपको झट से पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ बेस जब हम मेटल के साथ करेंगे तो हमें देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और जब मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे बेस का रिएक्शन तो हमें देगा नो रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है। और नीचे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ भी नो रिएक्शन ही होना है क्योंकि दोनों तो सेम है।
लेकिन एग्जामिनर चालाकी कर सकता है, आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देगा कि बेस के साथ ये क्या रिएक्शन करता है एमसीक्यू में, और आपने सोचा कि मेटल कार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन होता है, मेटल हाइड्रोजन के साथ तो होता होगा, तो आप जो कुछ टिक करके आएंगे वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि दोनों ही सेम हैं, दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें सेम मिलेंगे। अब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा से सॉल्ट प्लस वाटर देगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे What do all acids and bases have in common? अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्या सारे एसिड्स और सारे बेसिस जो हैं वो कॉमन होते हैं, तो हमें यहाँ पे बातें जाननी है। जो मैंने पॉइंट्स लिखे उन्हें देखिए। ऑल एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन। जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें एक चीज़ तो कॉमन होती है, वो क्या, कि वो हमेशा H+ आयन हमें देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और दूसरा है एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। अब जो एसिड है वो हमेशा हमें H+ आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, इसीलिए वो हमें H+ आयन देता है। उसके बाद है ऑल बेसिस हैव OH- इन कॉमन। OH- जो आयंस बेस देता है वो सभी बेसिस में हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है ऑल बेसिस एंड ऑल एसिड्स। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जितने भी जो एसिड हैं वो H+ आयन देते हैं और जितने भी जो बेस हैं वो H- आयन देते हैं। तो आप खाली इसे नोट करोगे तभी भी आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जो एसिड और बेस होते हैं वो वाटर सॉल्यूशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एसिड है जब वो H+ आयन को प्रोड्यूस करता है तो वो हमेशा वाटर की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस करेगा। अगर वाटर नहीं है तो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। नीचे लिखा हुआ है H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O+ हाइड्रोनियम आयंस। जो H+ आयन होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं मिलते हैं, वो हमेशा H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयंस के साथ देखने को मिलते हैं। देखो नीचे H+ प्लस H2O। जब हम H+ आयन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयंस, और जब हम HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन, वो भी माइनस का। आगे है ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है बेसिस। बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयन। जब जो बेस है जब वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है तो वो हमें क्या देता है, OH- आयंस। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है NaOH को जब हम वाटर के साथ करते हैं डिसॉल्व तो हमें मिलेगा Na+ आयन प्लस OH- आयन, और जब हम MgOH2 को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है Mg2+ आयन प्लस 2OH-। आगे है बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काइल्स। जो जितने भी बेसिस मैंने आपको बिल्कुल जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था पार्ट 1 में कि जितने भी जो बेसिस होते हैं वो जब वाटर में सॉल्युबल होते तो उनको हम अल्काइल्स कहते हैं। आगे देखते हैं। While diluting acids, it recommended that the acid should be added to water. इसमें हमें कहा गया है कि जब हम अपने एसिड को जो डाइल्यूट कर रहे हैं यानी कि उसमें पानी मिला रहे हैं तो हमें पानी में एसिड को डालना है, ना कि नॉट वाटर टू एसिड, ना कि वाटर को एसिड में। यानी कि देखो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एसिड में पानी को डाला तो ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना। और ये दूसरी है, इसमें हमने वाटर में एसिड को जब डाला तो ये हमारा राइट है, हम इससे डाइल्यूट कर सकते हैं लेकिन इससे नहीं कर सकते इस वाले से, तो ये रॉन्ग प्रोसेस होगा। अगर हम इस रॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करते हैं बहुत हमें नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि ये कौन सा रिएक्शन होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके जल्दी से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज़ होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होती है, तो इससे हमें नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हमें हमेशा ये वाला प्रोसेस ही फॉलो करना है। आगे चलते हैं। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू एसिड, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns, and the glass container may also break due to excessive local heating. अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम इस गलत वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इसमें जो हीट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी और जो मिक्सचर है वो स्प्लैश का मतलब होता है कि उछल कर हमारे हाथ पे या हमारे मुंह पे भी गिर सकता है, जिससे कि हम जल सकते हैं। और हो सकता है कि जो एक ग्लास कंटेनर है जो जिसमें हमने इस ग्लास कंटेनर में अपने एसिड और अपने वाटर को डाला है, ये हो सकता है कि टूट भी जाए, इसीलिए हमें ये वाले प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। आगे है एडिंग वाटर टू एसिड में, जब हम वाटर को एसिड में डालते हैं तो कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश, यानी कि वो उछल कर गिर सकता है मिक्सचर और ब्रेक दी ग्लास कंटेनर। ओके, आगे देखिए। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद H2O यानी वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब कि जब हम एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है कि जो एसिड और बेस के जो आयंस हैं वो डिक्रीज यानी कि वो घट जाते हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट जाता है। अब एसिड का तो होता है H+ आयन और बेस का होता है OH- आयन, तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आगे है पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इस चैप्टर के कि डाइल्यूट एसिड्स होते क्या हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे नाप सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो बहुत ही अलग अलग कलर को शो करता है, किसके, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स, यानी कि जब जो H+ आयन है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन जब वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो उस पर वो अलग अलग कलर जो है वो शो करता है। आगे हम pH स्केल के बारे में जानते हैं। pH स्केल क्या होता है, मैं आपको बता दूं, pH स्केल ये नाप सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा एसिडिक मीडियम में है या ज़्यादा बेसिक मीडियम में है। अब एसिडिक मीडियम यानी कि वो ज़्यादा ही एसिडिक है या फिर वो ज़्यादा बेसिक है या फिर बीच का न्यूट्रल है, तो उसको देखते हैं। अ स्केल ऑफ मेजरिंग H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। जो ये स्केल होता है ये क्या मेजरिंग करने के लिए होता है, H+ आयंस इन सॉल्यूशन। H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए स्केल होता है। H+ आयन किस में होता है, एसिड्स में होता है। उसके बाद है P इन pH। जो ये P है pH में स्टैंड्स फॉर पोटेंस, अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। अब यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि जो pH है वो नाम कहाँ से आया है, वो आया है जर्मन से, क्योंकि जो पोटेंस है, पोटेंस एक जर्मन का वर्ड है और उसका मतलब होता है पावर, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है pH। अब आगे देखिए, जो pH स्केल का जो कॉन्सेप्ट है जानने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो pH है वो किस पर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक मीडियम। न्यूट्रल होता है वो 7 पर, और जो pH <7 होगा, अगर जो pH है वो 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर वो 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। अब मैं आपको बता दूं ये pH स्केल है, इसमें यहाँ पे तो ऐसे न्यूट्रल होता है ये वाला हाफ, ये 0 से स्टार्ट होता है और 14 पर एंड करता है, यानी कि 14 इसका लास्ट नंबर होता है।
और जो 7 है उस पर ये न्यूट्रल रहता है, समझे। अब 7 पर न्यूट्रल रहता है, ये बात आप कैसे याद करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 14 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा क्या आता है 7। तो आप याद कर सकते हैं कि दोनों के बीच का ना यहाँ का ना वहाँ का, तो 7 पर जो है वो न्यूट्रल रहेगा। और 7 से इस साइड 0 की साइड ज़्यादा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा एसिडिक मीडियम, और अगर 7 से 14 की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा बेसिक मीडियम। बाकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आप उसमें से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमें पीएच का स्केल दोबारा से दिखाया गया है। इसमें है यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जितना ये 0 के पास होगा वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जितना ये 0 से दूर जाता जाएगा उतना क्या होगा ये वीक एसिड हो जाएगा। यानी कि 0 के अगर पास आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर पास ज़्यादा आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग, और अगर 0 से दूर जा रहा है यानी कि 7 के पास जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा वीक एसिड। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैंने आपको बताए थे पार्ट 1 में, आई होप आपने अभी तक याद कर लिया होगा। आगे देखिए, इसमें है बेस का। अब बेस जो है वो जितना 7 के करीब होगा, यहाँ पे 7 के बिल्कुल पास में, तो वो क्या होगा वीक बेस, और अगर वो 7 से जितना दूर होगा मतलब 14 के पास तो वो उतना क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और इनके भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम अपने एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं यानी कि उसमें पानी मिला देते हैं तो जो पीएच है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होने का मतलब ये मत समझना कि जो एसिडिक मीडियम है वो बढ़ जाएगा, नहीं, एसिडिक मीडियम जो है घट जाएगा, क्योंकि इंक्रीज होने का मतलब है कि 0 से इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा 7 की तरफ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा वीक एसिड। ये बात आपको समझ में आई। और अगर हम बेस को डाइल्यूट करते हैं तो वो क्या होगा पीएच जो है उसका वो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जो बेस है वो दोबारा से वीक हो जाएगा, क्योंकि वीक का मतलब है, डिक्रीज का मतलब है कि इस साइड आना, घटना 14 की साइड से, और 14 की साइड से जब वो 7 की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वीक बेस कहलाएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पर। यहाँ पे देखिए, एसिडिक नेचर इंक्रीज जो है वो इस साइड होता है, ये एरो बनाया भी हुआ है, और जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होता है इस साइड 14 की साइड, और न्यूट्रल किस पे होता है 7 पे। यहाँ पे देखिए इंक्रीज, अगर एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो रहा है तो H+N भी इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर एसिडिक मीडियम डिक्रीज हो रहा है तो क्या H+ आयंस जो हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इसके जो आगे का चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, क्योंकि चैप्टर जो है वो काफ़ी लॉन्ग है और इसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से समझने में टाइम लगता है, लेकिन बाद में इजी हो जाएगा, और वीडियो भी हो चुकी है काफ़ी लॉन्ग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।